अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस बट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ और जो मेरा तज़िया है उन न्यूज़ अपडेट्स के ऊपर वो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, मुमकिन है आप में से आप लोगों को शायद सुनने में थोड़ी सी इरिटेशन हो, उसके लिए मैं आप लोगों से एडवांस में माफ़ी चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं आज के बुलेटिन में आपको क्रिप्टो के हवाले से न्यूज़ अपडेट्स दूँ, ये बिटगेट एक एक्सचेंज है, क्रिप्टो एक्सचेंज, इसके हवाले से मेरे चैनल पे वीडियोस भी मौजूद हैं। इन्होंने मेरी जो कम्युनिटी है, मेरे जो फॉलोअर्स हैं, उनके लिए एक छोटा-सा, बहुत बड़ा नहीं है, तकरीबन इन्होंने गिव अवे किया है 2000 बीजीपी टोकन। अगर डॉलर में देखा जाए तो मेरा ख़्याल है कुछ $350 का ये बनता है। पाकिस्तानी अमाउंट देखी जाए तो ये तकरीबन, मेरा ख़्याल है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1 लाख रुपए का ये गिव अवे है मेरी स्पेशल कम्युनिटी के लिए। उसके लिए ये 2 टास्क हैं। एक तो आपने ये इसका लिंक मैं ट्वीट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपका अगर ट्विटर पे अकाउंट है, तो आपने जाके एक तो इस ट्वीट पे जो टास्क हैं वो कंप्लीट करने हैं। टास्क क्या हैं? एक तो आपने बिटगेट पाकिस्तान को फॉलो करना है और मेरा जो इल्म आलम ट्विटर अकाउंट है उसको फॉलो करना है और उसके बाद इस ट्वीट को रीट्वीट करना है, कोई कमेंट करना है, कुछ भी आप कर सकते हैं, थैंक यू कर सकते हैं। मुझे बुरा भला कह सकते हैं, जैसे आप मेरी वीडियो पे कहते रहते हैं अक्सर। और साथ आपने किसी दोस्त को उसमें टैग करना है जब आप रीट्वीट कर रहे होंगे। ये 2 काम आपने करने हैं और उसके बाद आपने साइन अप करना है। आपने बिटकैट पे अकाउंट बनाना है इस एड्रेस के ऊपर, ये वाला जो एड्रेस है। इस एड्रेस पे आप अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद जो 10 लकी विनर, मतलब जितने लोग मेरे कम्युनिटी में से करेंगे उनमें से 10 लकी विनर्स को ये डिवाइड करेंगे 2000 बीजीबी टोकन, जो बिटगेट का अपना टोकन होगा। तो आप चाहें तो अभी भी ये कैंपेन चल रही है। आई डोंट नो कि मजीद कितने दिन ये चलेगी। ऑलरेडी ये मेरा ख्याल 25 तारीख की इन्होंने स्टार्ट की है। मैं आपको बताना भूल गया वीडियो में, लेकिन मैंने सोचा अभी भी दिन है। आप इसको, अगर आप लोगों ने बिटगेट पे अकाउंट नहीं बनाया, आप इस ट्विटर पे आके यहाँ पे अपना साइन अप करें और साथ ये जो सारे टास्क हैं ये कंप्लीट करें। होपफुली आपको जो बिटगेट का टोकन है बीजीबी, उसमें आप जो है आपको गिव अवे हो सकता है। आज की 2 बड़ी न्यूज़ हैं। 2 सबसे पहले तो आपको पता है कि ग्लास नोड जो है, ख़ुसूसन बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट में कोई बड़ा इवेंट हो, तो वो ऑन चेन एनालिसिस, मतलब चेन के ऊपर, परसेप्शन नहीं, जो ब्लॉकचेन के ऊपर एक्टिविटीज़ है इन्वेस्टर्स की बिहेवियर, उनको साइंटिफिक एक कैलकुलेटेड तरीके से उसका एनालिसिस करके मार्केट में अपना एक तजिया पेश करते हैं। तो वीकली हर ऑलमोस्ट मैं ट्यूसडे के ट्यूसडे मैं कोशिश करता हूँ हर ट्यूसडे इसको कवर करूँ। जिस दिन इंपॉर्टेंट ना हो तो मैं उसको मिस कर जाता हूँ। आज की जो चीदा चीदा चीजें हैं वो मैं, माफ कीजिएगा, आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले पिछले हफ्ते की एक्टिविटी के बारे में उन्होंने कहा, वो मैं आपको खुद बता देता हूँ। पिछले हफ्ते की, पूरे हफ्ते की जो कैंडल है, पिछले हफ्ते की कैंडल स्टार्ट हुई $16,253 पे। यानी पिछले हफ्ते बीटीसी जब मंडे का स्टार्ट हुआ तो बीटीसी की प्राइस थी 16,253। अब आप, अगर ये मैंने बीटीसी का इंडेक्स खोला हुआ है, आपका बीटीसी पेयर टू पेयर भी चेंज होता है, एक्सचेंज टू एक्सचेंज भी चेंज होता रहता है। तो आपने, मतलब जो आपको देखने वाली चीज है कि 16,253 पे मार्केट का आगाज हुआ पिछले हफ्ते की, और 16,423, यानी 16,253 पे मार्केट का आगाज हुआ और जो मार्केट क्लोज हुई पूरे हफ्ते में वो 16,423, ऑलमोस्ट $200 का डिफरेंस था। इस दौरान पंप और डंप, जो हाईएस्ट प्राइस बनी वो 16,792 और जो लोएस्ट प्राइस बनी वो 15,473। तो पिछले हफ्ते ग्लास नोट रिसर्चर और ऑन चेन एनालिसिस से अगर देखा जाए तो मार्केट में एक्टिविटी ना होने के बराबर थी। ये जो आपको लोएस्ट और हाईएस्ट प्राइस नजर आ रही है, ये भी आपको, ये जो कैंडल है एक तरह का शेडो और एक आपको विक बनाती हुई नजर आ रही है। यानी कोई इतनी बड़ी एक्टिविटी हमें पिछले हफ्ते नजर नहीं आई। 2-4 चीजें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो ग्लास नोट के रिसर्चर्स ने नोट की हैं। एक तो ये है कि जो शॉर्ट टर्म कास्ट बेसिस है बिटकॉइन की, शॉर्ट टर्म कास्ट बेसिस किसको बोलते हैं? ऐसे बिटकॉइन जो कि पिछले चंद माह में, बिटकॉइन मतलब को 7-8 माह या 1 साल के नीचे नीचे जिन्होंने बिटकॉइन बाय किया, बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट किया, या न्यू बायर आप कह लें, बिटकॉइन के न्यू इन्वेस्टर्स का जो डाटा है वो ये उनकी एक रियलाइज कास्ट के उसने कितने पे खरीदा है
उनकी कॉस्ट प्राइस जो है वो निकाली है। तो शॉर्ट टर्म कॉस्ट प्राइस जो है वो बनती है तकरीबन 18,800 के करीब। आई डोंट नो, मेरी शायद पिक्चर की वजह से माफी चाहता हूँ, आपको यहाँ क्लियर ना नजर आ रहा होगा, लेकिन जो शॉर्ट टर्म कॉस्ट बेसिस है वो बनती है तकरीबन 18,800 की प्राइस। और इस वक्त जब मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ, बीटीसी की प्राइस ट्रेड हो रही है 16,458 पे। इसका मतलब है कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, जिसने अभी अभी कुछ माह पहले बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट की थी कि यार बिटकॉइन अपनी लोएस्ट प्राइस पे आ गया, बिटकॉइन बहुत सस्ता हो गया, वो भी इस वक्त $2,000 की लोएस्ट प्राइस, तकरीबन ये अगर मैं गलत नहीं हूं तो उससे कुछ 5-6% से लेके 10% लॉस पे है वो। और जो बिटकॉइन की रियलाइज प्राइस है, रियलाइज प्राइस किसको, जैसे मैं अक्सर मिसाल देता हूं कि जैसे हमारी प्रॉपर्टी की एक सरकारी वैल्यू होती है, एक मार्केट वैल्यू होती है, तो ये बिटकॉइन की सरकारी वैल्यू को आसान अल्फाज में समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। जो बिटकॉइन की सरकारी वैल्यू है, जो सरकारी प्राइस है, वो है रियलाइज प्राइस, उसको आप कह सकते हैं, वो है 20,200 के करीब। लेकिन बिटकॉइन इस वक्त जब मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूं, आपके साथ मालूमात शेयर कर रहा हूं, बिटकॉइन की प्राइस रियलाइज प्राइस से भी $4,000 नीचे ट्रेड हो रही है। और जो शॉर्ट टर्म होल्डर्स हैं उनकी प्राइस से भी $2,000 नीचे। अब ये क्यों मैटर करता है? ऑब्वियसली जो शॉर्ट टर्म होल्डर्स हैं, रियलाइज प्राइस में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स भी आते हैं, उनका डाटा भी इंक्लूड होता है। और जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं, ऐसे लॉन्ग टर्म होल्डर जिनके पास को 5-6 साल से ज्यादा जिन्होंने बिटकॉइन होल्ड किया हुआ, ये सब की रियलाइज। तो जब शॉर्ट टर्म होल्डर्स और लॉन्ग टर्म होल्डर्स लॉस में हो, प्राइस जो स्पॉट प्राइस है उसमें वो लॉस में हो, प्रॉफिट की बजाय वो लॉस में हो, तो फिर मार्केट में आपको सेल प्रेशर कम नजर आता है। ये अभी जो सेल के थोड़े बहुत चांसेस हैं ओवरऑल, आप अगर आप देखें तो एफटीएक्स के क्राइसिस के बाद मार्केट एकदम सेल प्रेशर आया। फिर लूना की वजह से इसी साल जून में प्राइस ने अपना बिटकॉइन और सारी मार्केट ने अपना डिप लिया। तो इसी तरह शॉर्ट टर्म कोई ना कोई फ्लक्चुएशन, कोई ना कोई इवेंट जो है मार्केट को नीचे लेके जा सकता है। अदरवाइज जो शॉर्ट टर्म होल्डर है वो भी लास्ट में है। ये अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये तकरीबन मोर देन 70 to 80% जो इस वक्त इन्वेस्टर है बिटकॉइन का, वो लॉस में है। तो अगर वो लॉस में सेल करेगा तो वो कैपिचुलेशन, उसको कैपिचुलेशन बोलते हैं। जब आप कोई टोकन खरीदते हैं और जिस प्राइस पे खरीदते हैं उससे नीचे जाके जब आप बेचते हैं तो इसको कैपिचुलेशन बोलते हैं, आप लॉस में सेल। तो इस हवाले से बल्कि डाटा भी उन्होंने शेयर किया, ये देखें शॉर्ट टर्म होल्डर कॉस्ट बेसिस, ये देखें सारी, ये जो रेड कलर है ये शॉर्ट टर्म होल्डर्स की है कि उनकी बाइंग प्राइस, तो ये भी इस वक्त लास्ट में है। तो मैं नहीं समझता, अगर कोई इवेंट ना ऐसा आया जैसे कि एफटीएक्स का क्राइसिस हुआ है, कोई और बड़ी कंपनी क्रिप्टो मार्केट की क्रैश नहीं हो जाती है, उस वक्त तक हमें प्राइस नीचे ज्यादा जाती नजर नहीं आएगी। मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं खुद आपकी तरह इंतजार कर रहा हूं कि बिटकॉइन जो है वो 12,000 10,000 रुपए की रेंज में आए, लेकिन इसके लिए कोई और बड़ी डेवलपमेंट होनी चाहिए नेगेटिव। जैसे एफटीएक्स जो है वो 18,000 से प्राइस को नीचे ले आया, तो इसी तरह लूना जो है वो 20,000 से नीचे ले आया। ये मेन सपोर्ट लेवल थे बिटकॉइन के, ये हर इवेंट पे ब्रेक होते जा रहे हैं। अब अगर कोई और खुदा न खासा इवेंट होता है तो फिर हम बीटीसी को शायद 12,000 10,000 की रेंज में, और मुमकिन है इससे नीचे जाता भी हम देखें। अच्छा, इसके अलावा ये मैं एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहता था कि ये जो मतलब पिछले 20 दिन हो गए हैं, इस साल के 20 दिन हो गए हैं कि जो बिटकॉइन की स्पॉट प्राइस है वो अपनी रियलाइज प्राइस से और शॉर्ट टर्म कॉस्ट बेसिस प्राइस से नीचे ट्रेड हो रही है, और ये 20 दिन हुआ है। अगर पिछली मार्केट का तारीख का जायजा लिया जाए तो 2018 और 19 में तकरीबन 2 महीने बिटकॉइन की प्राइस शॉर्ट टर्म कॉस्ट बेसिस और रियलाइज प्राइस के नीचे ट्रेड होती रही है, 2 महीने। और इससे पिछली अगर बेयर मार्केट 2014 और 15 की बात की जाए तो ये 10 माह मार्केट उस रियलाइज प्राइस और शॉर्ट टर्म कॉस्ट बेसिस के नीचे ट्रेड होती रही है। मैं ये आपको इस वजह से बता रहा हूं कि अभी तो सिर्फ 20 दिन हुए हैं। मुमकिन है अगर कोई बैड इवेंट नहीं होता और मार्केट के ऊपर ये एक तरह की तलवार लटकी रहती है कि यार अभी कोई ना कोई हाथ, अगर इस तरह का होगा तो मार्केट में इन्वेस्टर नहीं आएगा। मार्केट में इन्वेस्टर फिर मतलब इंतजार करेगा। ये 20 दिन जो है मुमकिन है दोबारा रिकवरी करते 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 मार्केट को कुछ और माह लग जाए। कुछ आप में से अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं मुकद्दस भाई बिटकॉइन कब वापस आएगा,
यकीन माने आपकी तरह मुझे भी मालूम नहीं है, क्योंकि इवेंट का कोई पता ही नहीं चलता, एकदम मार्केट थोड़ा बहुत रिकवरी करने लगती है, फिर कोई ना कोई हादसा हो जाता है। तो इस वजह से कोई बंदा प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन सेल के जो चांसेस हैं वो मुझे कम से कम होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी नुकसान के ऊपर है। तो नुकसान में समझदार ट्रेडर तो नहीं बेचता। हम जैसे जो रिटेलर हैं या जो ट्रेडिंग करने वाले जो समझते हैं यार इस प्राइस पे बेच देते हैं और नीचे से खरीद लेते हैं, इस तरह के जो ट्रेडर हैं जो कैपिचुलेट करते हैं, उनको वो इस तरह करते हैं। अदरवाइज मार्केट में और कोई सेल की वजह नहीं नजर आती। ठीक है। और ये जो रियलाइज लॉस है, मतलब इस वक्त कैपिचुलेशन में भी जो लॉस में सेल करते हैं, ये एफटीएक्स के क्राइसिस के से लेके अभी तक जब मैं आपके साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, लोगों ने 10 अरब डॉलर लॉस में बिटकॉइन सेल किया है। ठीक है। तो इस जो लूना का हुआ था, वो हिस्ट्री में जो रिसेंट हिस्ट्री है बिटकॉइन की, उसमें सबसे ज्यादा बड़ा लॉस जो टेरा लूना के क्रैश के बाद मार्केट जब क्रैश की, तो उस वक्त जो लोगों ने लॉस में टोकन सेल किए, बिटकॉइन तकरीबन 19.8 अरब डॉलर का लोगों ने नुकसान में बिटकॉइन सेल किया। तो अभी भी ये आपकी अपनी राय है। आपने अगर होल्ड किया हुआ है तो आप होल्ड किए रखें और इंतजार करें। मार्केट को अगर 2 साल भी लगे तो मार्केट ने बहरहाल आपने स्पॉट में बाइंग की, आपको तो कोई नुकसान नहीं है ना। आपने कौन सा लेवरेज लेके या आप कौन सा कोई फंडिंग टोकन बाय करके रखने में आप किसी को कुछ पे तो नहीं कर रहे। तो आप होल्ड कर सकते हैं अगर आप मार्केट में इन रहना चाहते हैं तो। अच्छा जी, कुछ मैं इथेरियम का भी डाटा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इथेरियम मालूम नहीं, मेरे पिक्चर की वजह से शायद आपको नजर ना आ रहा हो, लेकिन ये चार्ट बता रहा है कि इथेरियम तकरीबन 4 साल पुराना रिकॉर्ड है। एक्सचेंजेस में इथेरियम का जो रिजर्व हैं वो लोएस्ट ऑल टाइम लो पे आपको जाते हुए नजर आ रहे हैं। और क्यों हो रहा है? क्योंकि एफटीएक्स के क्राइसिस के बाद अब लोगों का एक सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे ट्रस्ट जो है वो शैटर हो रहा है। लोग इथेरियम के जो इन्वेस्टर्स हैं वो इथेरियम बाय करते हैं एक्सचेंजेस से। अब तो वैसे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस भी आ गए, वहां से बाय करते हैं और उसके बाद एक्सचेंजेस से फंड्स निकाल के अपने पर्सनल वॉलेट में डाल लेते हैं। तो वो अपने ऑल टाइम लो पे आपको नजर आ रहा है। और दूसरा, बावजूद इसके कि एक्सचेंजेस के पास इथेरियम के रिजर्व्स कम हो रहे हैं, इथेरियम के रिजर्व गिरे हैं, लेकिन इथेरियम की स्टेकिंग के ऊपर फंड जो है ये तकरीबन 2-2.5 लाख तो सिर्फ पिछले 1.5 हफ्ते एफटीएक्स के क्राइसिस के बाद अभी तक इथेरियम की जो बिग वेल्स हैं वो इथेरियम बाय कर करके उसको इथेरियम 2.0 स्टेकिंग पे लगाते हैं। यानी इथेरियम के जो बिग वेल्स हैं वो एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, इसी तरह बिटकॉइन के जो बिग वेल्स हैं वो एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। बल्कि कल की वीडियो में मैंने आपको ग्लास नोट ही की एक रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें जो श्रिम्प्स थे, यानी जिनके पास एक बिटकॉइन से कम का बैलेंस है, उनके पास भी 1.2 मिलियन बिटकॉइन इनके पास इस वक्त उनके पास पड़ा हुआ है। तो इस वक्त सारे के सारे एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। इस वक्त जो बंदा सेल करेगा उसको मेरा नहीं ख्याल कोई फायदा होगा, नुकसान में कौन सेल करना चाहेगा। आज की दूसरी बड़ी न्यूज़ मेरी नज़र में जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और उसके बाद फिर मैं आज की वीडियो शायद मुख्तसर ही होगी। आप लोगों ने बहुत से कॉइन्स और टोकन्स का मुझे जायजा लेने के लिए कहा है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज की दूसरी बड़ी न्यूज़, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट। चंद दिन पहले मैंने आपके साथ न्यूज़ शेयर की थी कि अमेरिकी सेनेटर्स ने फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट को लेटर लिखा है कि भाई आप ये जो रिटायरमेंट प्लान के ऊपर ये जो सर्विसेज वगैरह के लिए कारें हैं, तो आप क्रिप्टो में अपनी एंट्री को महदूद करें, क्योंकि ये मार्केट बहुत वोलाटाइल है। इससे आपके जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कोई नुकसान हो सकता है। बहरहाल उनकी बात, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट के पास 4,000 अरब डॉलर से ज्यादा, मतलब 4.4 ट्रिलियन से ज्यादा के इनके पास एसेट्स दुनिया के पड़े हुए हैं। तो आज की दूसरी बड़ी न्यूज़ जो मैं चाहता हूँ क्रिप्टो मार्केट के हवाले से आपके साथ शेयर करूं, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट ने बाकायदा अब क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको वेलकम कर दिया है। अब उन्होंने क्रिप्टो इज कमिंग के फिडेलिटी अब एक अपना ऐप बनाएगा, जिसमें जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बाकायदा वो बिटकॉइन और इथेरियम ट्रेडिंग की परमिशन देगा, एंड्रॉयड पे भी और आईफोन के ऊपर भी बाकायदा। वो देखे व्हाट इज योर, वो अपने जो इन्वेस्टर्स हैं रिटेल इन्वेस्टर, उनसे सारा इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ये देखें, वो कह रहे हैं गेट ऑन द लिस्ट फॉर अर्ली एक्सेस, कि अगर आपने फिडेलिटी के इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म पे अपनी एंट्री लेनी है तो आप यहाँ पे अपना डाटा वगैरह सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है। तो ये मेरी नज़र में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। हम ये कंसीडर कर रहे थे कि शायद रेगुलेटर्स की प्रेशर की वजह से जो बड़े बड़े एसेट मैनेजमेंट फर्म्स हैं दुनिया की, इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, वो शायद दूर रहेंगी। और फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट का क्रिप्टो मार्केट में वेलकम, फिर बड़े बड़े दुनिया के जो बैंक्स हैं उन्होंने बाकायदा अपने कस्टमर्स को क्रिप्टो सर्विसेज देने
के हवाले से वो भी सारी प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए ये जो सारी डेवलपमेंट है, ये लॉन्ग टर्म की प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट डालेंगे। ये शॉर्ट टर्म आपको प्राइस मूवमेंट इन न्यूज से प्राइस मूवमेंट आपको नजर नहीं आएगी, प्राइस एक्शन आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए जो कुछ डेवलपमेंट हो रही है, ये क्रिप्टो मार्केट के लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव न्यूज है। एग्जैक्टली ऐसा होता है या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन ये डेवलपमेंट जो है ऑब्वियसली आने वाले दिनों में अपना असर लाजमी छोड़ेंगी। किसी ने मेरे से सवाल किया कि मुकद्दस भाई ये बताएं, क्या बाइनांस भी बैंकरप्ट हो सकता है? शायद कल के परसों की वीडियो में मैंने बाइनांस के प्रूफ ऑफ रिजर्व के हवाले से आपके साथ न्यूज़ शेयर की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बाइनांस के पास अगर आप मुझे इजाज़त दें तो टोटल इनके पास जो बिटकॉइन के सिर्फ रिजर्व पड़े हुए हैं वो 5,82,000 बिटकॉइन इनके पास पड़ा हुआ है। उनमें से 5,75,000 यूज़र का है, यानी मोर देन 95%, इवन शायद 97-8%, आई डोंट नो, शायद 99% जितना बिटकॉइन रिजर्व इनके में पड़ा हुआ है सारा यूजर्स का। तो अगर आपका सवाल यह था कि क्या बाइनांस बैंकरप्ट हो सकता है या नहीं, मेरा मेरा आंसर यह है इन शॉर्ट कि क्यों नहीं हो सकता। जैसे एफटीएक्स क्यों क्रैश हुआ था? एफटीएक्स इस वजह से क्रैश नहीं हुआ क्योंकि उसकी एक वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म थी, वो जनाब एफटीएक्स से लोन लेती थी, वो एफटीएक्स पे अगर ट्रेडिंग लेती थी लेवरेज लेके तो उनका अकाउंट वॉश नहीं होता था। ये सारी बुरी चीजें जो सिर्फ एफटीएक्स के साथ नहीं है, ये जब कोई ट्रांसपेरेंसी होगी, कोई तहकीक होगी, पता चलेगा मार्केट की हर क्रिप्टो एक्सचेंज इसी तरह कोई थोड़ा बहुत कोई ना कोई गड़बड़ लाजमी कर रही होगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये हैं तो प्रॉफिट टेकिंग फर्म्स ना, कंपनीज हैं। तो ये जैसे एफटीएक्स की एक वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म थी, वो एफटीएक्स को यूज करते हुए पैसे पे पैसा कमाने की कोशिश कर रही थी। तो बाइनांस की भी एक वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म है। बाइनांस के अपने रिजर्व तो ये देखे 5,82,000 में से 5,75,000 तो यूजर का, यानी चंद 1,000 बिटकॉइन का बैलेंस है। बाइनांस दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज, उसका अपना बिटकॉइन का रिजर्व बिल्कुल ना होने के बराबर है। कहाँ 5,85,000 और कहाँ 5,75,000 सारा यूजर का, बाकी इनके पास क्या बचा? तो इसी तरह अभी बाइनांस ने दूसरे अपने एसेट्स का डाटा तो नहीं दिखाया, अभी वो भी जब आएगा तो आहिस्ता आहिस्ता क्लैरिटी पता चलेगी कि भाई यूजर्स के फंड्स कितने और इनके। तो जैसे एफटीएक्स पे बैंक रन की वजह से एफटीएक्स क्रैश हुआ, अगर सीजी अगर ट्वीट ना करता कि हम जनाब अपने जितना एफटीटी टोकन है वो सेल कर रहे हैं $500 million का, तो अगर वो ना करता तो मामला चलते रहने थे। वो एक ट्वीट की वजह से यूजर में पैनिक आया, लोग पैसा निकालना, जब एक्सचेंजेस से लोग इन्वेस्टर अपना पैसा निकालना शुरू करते हैं तो यू कैन इमेजिन कि अब बाइनांस के पास 5,82,000 इनके पास बिटकॉइन पड़ा हुआ है। अब इसमें से 5,75,000 अगर यूजर ले लेगा तो बाइनांस को, अगर तो बाइनांस ने एफटीएक्स की तरह कोई दो नंबरी नहीं की होगी, यानी इन यूजर्स के फंड को कहीं और जगह कोलैटरल रख के वहां मजीद पैसे नहीं इस तरह किए होंगे जैसे कि सारी एक्सचेंजेस करती हैं। लेट मी से, मतलब मैं एग्जैक्टली जानता नहीं हूं, लेकिन जो मार्केट का माहौल है उस बेस पे आपको बता रहा हूं, जैसे सब ने किया होगा बाइनांस ने क्यों नहीं किया हो सकता? मतलब आपको क्यों इतना कुछ, तो ये मैं आपको सिर्फ जो लोग पूछ, जाहिर बात है जिसने क्वेश्चन किया उसका मकसद ये था कि अगर हो सकता है तो क्या मैं बाइनांस से अपने फंड्स उठा लूं। भाई अपने सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में फंड्स ना रखें। हाँ, अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो ओबियसली आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे आपको लिक्विडिटी इतनी नहीं मिलती है। आपको ये जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है यहाँ पे लिक्विडिटी मिलती है। आपकी मजबूरी है ट्रेडिंग अगर आपने करके प्रॉफिट कमाना है क्रिप्टो मार्केट से, तो फिर आप इन एक्सचेंजेस को यूज करें। एक्सचेंजेस इतनी बुरी भी नहीं है, आपकी मजबूरी है। मैं जैसे आपको कह रहा हूँ, आपको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस मार्केट में बहुत सी मिल जाएंगी, लेकिन उनके पास लिक्विडिटी नहीं है। आपको ट्रेड, मिसाल के तौर पर बिटकॉइन की प्राइस है, सिर्फ आपको समझाने के लिए, इस वक्त 16,000 पे ट्रेड हो रही है, और आप फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि जैसे बिटकॉइन 10,000 की रेंज में है मैं बीटीसी बाय करना चाहता हूं। अब यहाँ पे सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का फर्क आ जाता है। मुमकिन है आप 10 जिस प्राइस पे खरीदारी करना चाहते हैं उस प्राइस पे कोई सेलर ही ना हो उसके पास, क्योंकि उनके पास लिक्विडिटी कम होती है। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के पास बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है, तो आपको हर इसको डेप्थ बोलते हैं, एक खास प्राइस के ऊपर कितने यूजर ने बाय और सेल ऑर्डर लगाया होता है, इसको मार्केट डेप्थ बोलते हैं। तो ये डेप्थ आपको सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस प्रोवाइड करती हैं, इसी वजह से लोग मजबूर है
कि वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से आप बच नहीं सकते, लेकिन जो आपने सिर्फ स्पॉट में इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म होल्डिंग करनी है, उनको आप सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में रखें, ये सही नहीं है। आप अपने फंड्स को अपने पर्सनल वॉलेट में रखें जो आपने लॉन्ग टर्म रखने हैं। अगर तो आपने ट्रेडिंग करनी है तो फिर तो आपकी मजबूरी है भाई, फिर आप बाइनांस भी यूज करें, OKX भी यूज करें, बिटगेट भी यूज करें, खसूसन जिन प्लेटफॉर्म को मैंने कवर किया अपने चैनल के ऊपर सबको लर्न करें और सबको यूज करें। अगर एक बुरी है तो सारी बुरी है, अगर एक अच्छी है तो सब अच्छी है। अच्छा, उसके बाद जी मेरे से किसी ने पूछा, अच्छा अब यहाँ तक है क्रिप्टो मार्केट की अपडेट। अब आप लोगों ने मुख्तलिफ कॉइन्स और टोकन के हवाले से मेरे से ओपिनियन मांगी है, और साथ में दो और टोकन है जिसमें मैंने बाय लिमिट लगाया है। मैं वो आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने कहा मुकद्दस भाई जब आप बाय करेंगे तो मुझे बताइएगा। आज मैं माना और फाइल कॉइन, ये दो कॉइन के बाय लिमिट लगाए हैं। अभी मैंने बाय नहीं किया। जो मैंने माना का डिसेंट्रलैंड, कल की वीडियो में मैंने गाला को डिसेंट्रलैंड का टोकन कह दिया था, मैं माफी चाहता हूँ। मेरा इस इन इन बातों से आपको एहसास होना चाहिए कि मेरा नॉलेज बहुत महदूद है। तो माना जो है ये भी अच्छा प्रोजेक्ट है, मेटावर्स का प्रोजेक्ट है। तो इस वक्त माना भी, अगर मुझे आप इजाजत दें तो मैं जूम आउट करके दिखाता हूं, माना भी अपनी लोएस्ट प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रहा है। मतलब इसकी वजह से जो अगली बाइंग प्राइस है, मतलब यहां से नीचे अगर माना क्रैश होता है तो अगली जो बाइंग प्राइस है, जो बाइंग रेंज है वो है 18 सेंट के ऊपर। इससे नीचे जो लोएस्ट प्राइस है, जहां पे जाके भाई अपने ऑल टाइम लो पे जा सकता है, वो